डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कम्युनिटी इकोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में देखा कि किस तरह से कम्युनिटीज़ का विकास होता है, किस तरह का संगठन होता है, कैसे इसमें स्ट्रक्चर होता है। ये सब हमने जाना कि कम्युनिटी क्या है। आज हम कम्युनिटी इकोलॉजी के पार्ट 2 में कि प्लांट कम्युनिटी को किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है, उसकी स्टडी कैसे की जाए, उस बारे में बात करेंगे। किसी भी कम्युनिटी को स्टडी करने के लिए कुछ हमें कैरेक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो जैसे लाइफ फॉर्म्स, संरचना, डोमिनेंस, जो इसके लक्षण हैं, इन्हीं सभी एस्पेक्ट्स को समझने के लिए कई लक्षणों का अध्ययन किया जा सकता है, जिनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो इन पैरामीटर्स को हम किसी भी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, कैरेक्टर्स को समझने के लिए किया जाता है। इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एनालिटिक कैरेक्टर्स, विश्लेषणात्मक गुण, और दूसरा संश्लेषणात्मक गुण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनालिटिक कैरेक्टर्स। एनालिटिक कैरेक्टर्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। किसी भी कम्युनिटी के इन लक्षणों का केवल शाब्दिक वर्णन ही अगर संभव हो, यानी कि उनका मापन संभव नहीं हो किसी क्वांटिटेटिव फॉर्म में, तो उनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स जिनको कि हम नाप सकें, जिनका कि मेजरमेंट हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। पहला है फिजियोग्नोमी, यानी कि स्वरूप। यह वनस्पति का जनरल एक अपीयरेंस शो करता है, जो पादप समुदाय की जो डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं उनके लाइफ फॉर्म्स द्वारा निर्धारित होता है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि कोई एक फॉरेस्ट है, अगर इस फॉरेस्ट के अंदर चीड़ के ही सारे वृक्ष हैं, बहुत सारे ज़्यादा हैं, मतलब डोमिनेंट स्पीशीज़ चीड़ है, तो हम उसको कहते हैं चीड़ का फॉरेस्ट। लेकिन उनके साथ साथ में जो झाड़ियाँ भी हों, लेकिन फिर भी हम अपीयरेंस के आधार पर हम उसको कहेंगे कि यह क्या है, फॉरेस्ट है या वन है। इसी प्रकार जनरल अपीयरेंस के आधार पर हम बताते हैं डेजर्ट है या ग्रासलैंड है। तो ये कहलाती है फिजियोग्नोमी, यानी कि बाहरी स्वरूप किस तरह का उस एरिया का या उस कम्युनिटी का दिखाई दे रहा है हमको। दूसरा है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी क्या होता है? फिनोलॉजी जिसमें कि पीरियोडिसिटी चेंज का जो वैज्ञानिक अध्ययन है। जैसे बीजों का, विभिन्न जातियों में बीज का अंकुरण कब होता है, उसमें कायिक वृद्धि किस प्रकार की है, पुष्पीकरण कब है, लीफ फॉल कब है, बीजों एवं फलों का प्रकीर्णन अलग अलग समय होता है। जब इन सब घटनाओं के समय और इसके प्रोसेस के अध्ययन को हम फिनोलॉजी कहते हैं। तो किसी भी प्लांट की फिनोलॉजी जो है वो जब ज्ञात कर ली जाती है तो उसके बाद उसका वो बनाया जाता है आलेख। इसको कहते हैं फिनोग्राम्स। तीसरा है स्ट्रेटिफिकेशन। जो स्ट्रेटिफिकेशन एक वे है जिसमें विभिन्न जातियों के पादप उपलब्ध भौतिक तथा कार्यकीय सुविधाओं या परिस्थितियों का उपयोग करते हुए वर्टिकल क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ये हमने उस चित्र में पहले भी देखा था कि किस प्रकार का हमें जोनेशन देखने को मिलता है। अगर हाइट पे जाएं, पानी के नीचे जाएं, या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेवल पर भी हम देख सकते हैं। तो पादप समुदाय में सभी पौधे एक ऊंचाई के नहीं होते, तो ऊंचाई की दृष्टि से भिन्न भिन्न पौधे भिन्न भिन्न स्तरों में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे घने वन में पादपों के कई स्तर मिलेंगे, सर्वाधिक ऊंचाई वाले वृक्ष, झाड़ियों का स्तर, शाकीय पौधों का स्तर, और जमीन पर मॉस, शैवाल और लाइकन। ये हम पहले देख चुके हैं, उस जो चित्र बने हुए थे उनमें हमने पढ़ा था। तो ये स्तर एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं। और ये किस लिए होता है स्ट्रेटिफिकेशन? कि सभी पौधों को अधिक से अधिक प्रकाश मिले, वायु मिले, नमी मिले, इन सब पर्यावरणीय कारकों का उपयोग वो कर सकें। नेक्स्ट कैरेक्टर है अबंडेंस, बाहुल्य जिसको कहते हैं। पादप समुदाय में बाहुल्य पादपों की सघनता से संबंधित है, लेकिन बाहुल्य को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रूप में नहीं व्यक्त कर सकते कि पौधे किसी भी आवास में समान रूप से वितरित नहीं रहते, कहीं छोटे छोटे समूह में पाए जाते हैं। तो एक ही क्षेत्र के भिन्न भिन्न स्थानों पर पौधों की संख्या भिन्न भिन्न होती है।
तो पौधों की संख्या के आधार पर 5 उसके अनुमानित वर्गों में विभक्त कर दिया, जैसे कि बहुत दुर्लभ पादप, सामान्य पादप, या फ्रीक्वेंट आवृत्तियां बहुल है जिसकी, या अत्यधिक बहुल है। तो इनकी 5 कैटेगरी बना दी है अबंडेंस की। उन वर्ग में हम बांट सकते हैं कि दिस प्लांट इज़ वेरी रेयर, ये बहुत कम मिल रहा है, ये कम्युनिटी में है लेकिन बहुत कम है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सोशिएबिलिटी, सामाजिकता पौधों के आपसी संबंधों की सूचक होती है, और समुदाय में पौधे छोटे बड़े समूह में रहते हैं। कुछ जातियों के पादप तो आसपास उगकर सघन पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं, लेकिन अन्य पौधों के घने समूह में उगने से उनमें विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के लिए स्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, जिससे या तो नष्ट हो जाते हैं। समुदाय से क्या होता है, समुदाय में सामाजिकता सोशिएबिलिटी से विभिन्न जातियों के क्षैतिज वितरण का ज्ञान होता है। जैसे अगर अकेले पाए जाने वाले पौधे हैं तो उनकी कैटेगरी होगी S1, कुछ पौधों का समूह है तो S2। इस तरह से 5 ग्रुप में बांटा गया है, S1 से लेके S5 तक। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है जीवन शक्ति, वाइटलिटी। पौधों की सामान्य वृद्धि एवं जनन क्षमता को वाइटलिटी कहते हैं, जो किसी भी के सफलतापूर्वक जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन शक्ति के फलस्वरूप ही समुदाय में पादप अपना प्रमुख स्थान बना सकता है, और जीवन शक्ति जाति के भार पर निर्भर करती है। तो पौधों में स्तंभ की लंबाई, मूल की लंबाई, पर्णों की संख्या, फलों और बीजों की संख्या, ये सब जो भार आदि गुण जीवन शक्ति का निर्धारण करते हैं। तो उसके आधार पर इनमें भी इसी प्रकार जैसे सोशिएबिलिटी में 5 ग्रुप बने हुए हैं, इसी प्रकार से इसमें डॉबनमायर ने 5 समूह बनाए, V1 से लेके V5 तक। V1 जो पौधे अंकुरण के पश्चात शीघ्र ही मर जाते हैं, V2 जो कुछ वृद्धि करते हैं, प्रजनन नहीं करते, V3 जो केवल कायिक जनन करते हैं, V4 जिसमें लैंगिक जनन तो होता है किंतु कम, और V5 जो कि लैंगिक प्रजनन कर वृद्धि करते हैं। तो V जो है वो जीवन शक्ति यहाँ पर बता रहा है, वाइटलिटी। अब अगर हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो पादप समुदाय के वो लक्षण जिनका मापन संभव हो, है ना, जैसे पादप आवृत्ति, पादप सघनता, बाहुल्य आदि, ये सब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए हम क्वाड्रेट्स यूज़ करते हैं। क्वाड्रेट्स यानी कि एक स्पेसिफिक साइज का एरिया जो कि हम स्टडी के लिए चुनते हैं। तो जातियों के किसी भी क्षेत्र में वितरण जो हो रहा है उसकी डिग्री, उसकी प्रतिशत प्राप्ति द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम आवृत्ति को, जो कि आवृत्ति कहलाती है। तो किसी क्षेत्र के पादप समुदाय में आवृत्ति ज्ञात करने के लिए एक निश्चित प्रकार के क्वाड्रेट को हम अलग अलग कई स्थानों पर विभिन्न दिशाओं में रखते हैं, है ना। जैसे प्रयोग के लिए हमने 10 क्वाड्रेट विभिन्न स्थानों पर रखे। तो प्रत्येक बार जो होता है वो क्वाड्रेट में आने वाली पादप जातियों को गिन करके नोट कर लेते हैं, इनको सारणीबद्ध करते हैं और प्रत्येक क्वाड्रेट में अलग अलग पादप जातियों की संख्या लिखते हैं। और इसके पश्चात ये जो सूत्र है इसकी सहायता से हम गणना करते हैं आवृत्ति की। ये दिख रहा है, नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच स्पीशीज प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स स्टडीड, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो इसके बाद जो परसेंटेज आएगी आवृत्ति की, उसको रॉन्कियर ने विभिन्न जो आवृत्ति की क्लासेस हैं उसमें विभक्त किया। ABCDE 5 हैं, जो कि 1 से 20%, 21 से 40%, 41 से 60%, 61 से 80% और 81 से 100%। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी उस फ्रीक्वेंसी को देखते हुए हम उसको किस क्लास में प्लेस करेंगे वो हम देख लेते हैं कि आवृत्ति की ये B क्लास को बिलोंग करता है या C क्लास को बिलोंग करता है, जो आवृत्ति का मान आता है। इसी प्रकार से हम किसी भी क्षेत्र में पादप समुदाय के पादप जातियों का घनत्व ज्ञात करते हैं। घनत्व भी एक निश्चित माप के आधार का आकार का क्वाड्रेट ले लेते हैं और कई स्थानों पर विभिन्न दिशाओं में फेंकते हैं, और फिर प्रत्येक बार जो क्वाड्रेट में आने वाली पादप जातियां हैं उनको गिन करके नोट कर लेते हैं, और गिनकर नोट करने के बाद इस फॉर्मूले में रख करके और डेंसिटी ज्ञात कर ली जाती है। तो पादप जातियों की कुल संख्या और क्वाड्रेट की कुल संख्या जिसका कि अध्ययन किया गया है, इसमें ये 100 नहीं आएगा, ये है ना डेंसिटी। इसके बाद है अबंडेंस।
किसी भी क्षेत्र के पादप समुदाय में पादप जातियों की बहुलता ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग वही क्वाड्रेट्स रखते हैं, विभिन्न दिशाओं में रखते हैं और प्रत्येक बार क्वाड्रेट में आने वाली प्लांट स्पीशीज को गिन करके नोट कर लेते हैं। तो वो इसके बाहुल्यता की गणना करने के लिए हमारा जो पास जो फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट और क्वाड्रेट्स की कुल संख्या जिसमें कि प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट है। इसमें भी 100 नहीं है, गलत प्लेस हो गया। तो अब इसमें हम अबंडेंस जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो जातियों की जो बाहुल्यता है वो इस विधि द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद एक और है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर IVI। किसी भी पादप समुदाय की संरचना में जो फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और अबंडेंस कवर का जो क्वांटिटेटिव जो वैल्यू होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, परंतु एक के द्वारा उनका पूरा महत्व प्रदर्शित नहीं होता। तो हम उसको उसकी जाति की संख्या, जिस क्षेत्र में वह जाति उपस्थित अनुमान नहीं हो पाता, ऐसे ही घनत्व से भी नहीं पता चलता। तो इस समझने के लिए, इस पारिस्थितिक महत्व को समझने के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव डोमिनेंस, इनके प्रतिशत मान को एक साथ जोड़ दिया जाता है। यानी 300 में से ये मान उस जाति का इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स कहलाता है। इसके द्वारा विभिन्न वातावरणीय कारकों के अंतर्गत वानस्पतिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो IVI जो है वो पादप समुदाय में जाति की सामाजिक संरचना को के संपूर्ण चित्र को प्रदर्शित करती है, किंतु यह आपेक्षिक आवृत्ति, घनत्व और बाहुल्यता से संबंध नहीं रखता है। तो किसी भी समुदाय में एक जाति या संयुक्त रूप से जाति का स्थान फाइटोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो IVI एक जो कैरेक्टर है वो कंपाइल्ड कैरेक्टर है, जो कि 3 कैरेक्टर से मिलकर के बनता है। जाति के जो सामाजिक जो लक्षण है उससे IVI को प्रदर्शित किया जाता है। तो अब अगर हम सिंथेटिक कैरेक्टर्स की बात करें कि अब किसी भी समुदाय में उसके जो कंप्यूटिंग कर दें, अगर हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स का कंप्यूटिंग करके जो निष्कर्ष के आधार पर जो लक्षण प्राप्त होते हैं उनको हम सिंथेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं, जिनमें से पहला है प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस। ये पादप समुदाय में किसी भी जाति विशेष के सदस्यों की उपस्थिति की सीमा को दर्शाते हैं। यानी कि एक समुदाय में विशेष जाति का बार बार रूप समान रूप से पाया जाना। यानी कि 5 समूह हैं, इसमें भी वही रेयर, ओकेजनल, ऑफन प्रेजेंट, मतलब अधिकतर उपस्थित है, या अधिकांशतः उपस्थित है, या हमेशा ही उपस्थित है। दूसरा जो सिंथेटिक कैरेक्टर है दैट इज फिडेलिटी। यानी किसी एक जाति के विवरण की वह सीमा, वह जाति अपने वितरण में एक ही समुदाय तक सीमित होती है, तो उसको कहते हैं। उसमें भी 5 ग्रुप बनाए गए हैं फिडेलिटी में भी, जैसे कि जो अपने ही समुदाय में केवल बहुत ही कम उसमें पाई जाती है, संयोगवश पाई जाने वाली जाति, तो उसको कहेंगे स्ट्रेंजर। और कुछ जाति जो किसी भी समुदाय में पाई जा सकती है लेकिन इनका आपस में विशेष संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, तो वो कहलाती हैं उदासीन। तो 5 कैटेगरी हैं, अजनबी, उदासीन, या प्रेफरेंशियल यानी वरीयता वाली, या वर्णात्मक जातियाँ यानी कि जो कुछ विशेष समुदाय में पाई जाती है लेकिन अन्य में भी मिल सकती हैं, या फिर एक्सक्लूसिव यानी कि ये केवल एक विशेष समुदाय में ही पाई जाती हैं। तो ये फिडेलिटी है। तीसरा जो सिंथेटिक कैरेक्टर है दैट इज डोमिनेंस, जिसको कि हमने पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं कि इसका जो सघनता या आवृत्ति, सघनता, आवृत्ति और आवरण के सापेक्ष मानों के आधार पर जो IVI बनाया था वो उसके सापेक्ष, इसकी IVI जो है उसकी सापेक्ष महत्ता की जानकारी देता है। और किसी भी समुदाय में जो है उसका कुल योग जो है 300 से अधिक नहीं हो सकता। तो ये रिलेटिव एक कैरेक्टर है। दूसरा जो अन्य जो लक्षण है, कई और भी हैं जो कि समुदाय के अध्ययन के लिए लाभप्रद हैं, जिनमें इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशंस, डोमिनेंस इंडेक्स, स्पीशीज डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी इंडेक्स, इनको रखा गया है, जो कि ये सिंथेटिक कैरेक्टर और जो हमने पढ़े थे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उन्हीं के कंप्यूटिंग से ही ये सिंथेटिक कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं। थैंक यू।